सत्ता और न्यायपालिका के टकराव के बीच वक्फ संशोधन कानून पर जो कुछ घटा वो भारतीय लोकतंत्र की परतों को कुरेदने वाला दृश्य बन गया है। ये सिर्फ एक धार्मिक संपत्ति से जुड़ा कानून नहीं है, बल्कि ये बताता है कि आज भारत में कानून कैसे राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनते जा रहा है और कैसे न्यायपालिका की हल्की सी टिप्पणी भी पूरी सरकार की चाल को बदलने के लिए काफी हो जाती है। केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव की मंशा जताई, लेकिन जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की बेंच ने यथास्थिति बनाए रखने की बात कही, सरकार ने तुरंत 3 कदम पीछे खींच लिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में खुद ही कह दिया कि अगले 1 हफ्ते तक कानून में कोई बदलाव नहीं होगा, वक्फ बाय यूजर की वैधता बनी रहेगी और राज्य सरकारें किसी नए वक्फ बोर्ड की सिफारिश नहीं करेंगी। इन 3 बातों को लेकर याचिकाकर्ताओं और विपक्ष ने सरकार पर वैचारिक शिकस्त का आरोप लगाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये भले ही तकनीकी तौर पर स्टे ना हो, लेकिन ये एक परोक्ष स्टे ही है। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सबने इसे सरकार की वापसी बताया, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये वाकई सरकार की हार है या फिर एक गहरी रणनीति का हिस्सा है जो सरकार CAA के जैसे विस्फोटक कानून को पारित करने के बाद 4 साल तक लागू नहीं करती, वो वक्फ कानून को भी ठीक उसी राह पर क्यों न ले जाए। अभी ये कानून लागू नहीं हुआ क्योंकि इसके नियम अधिसूचित नहीं हुए हैं और यही वो ग्रे एरिया है जहां सरकार मनचाहा खेल खेल सकती है। अगर कोर्ट की हवा प्रतिकूल लगे तो नियम बनाने में देरी कर दी जाए और जब माहौल अनुकूल हो तो कानून को जमीन पर उतार दिया जाए। अब सरकार कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश करेगी कि वक्फ बाय यूजर जैसी व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार है, उनका दुरुपयोग हुआ है और नया कानून इसी को सुधारने के लिए है। कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली हाई कोर्ट के मामले में वक्फ के दावे में गड़बड़ी थी। ऐसे में सरकार इस उदाहरण को आधार बनाकर खुद को सुधारक और अल्पसंख्यकों की जमीनों पर निगरानी रखने वाली एक जिम्मेदार सत्ता के रूप में पेश करने की कोशिश करेगी। लेकिन यहीं पर कुछ सवाल गूंजने लगते हैं। अगर वक्फ की व्यवस्थाओं में गड़बड़ी थी तो क्या ये गड़बड़ियां दशकों से चल रही थी और किसी सरकार को नजर क्यों नहीं आई? क्या ये मुद्दा वाकई सुधार का है या अल्पसंख्यकों की धार्मिक संस्थाओं पर धीरे धीरे प्रशासनिक नियंत्रण जमाने की कोशिश है? अगर ये महज भ्रष्टाचार रोकने की पहल है तो फिर कानून की प्रक्रिया को इस तरह गुपचुप और अधूरी सूचना के साथ क्यों आगे बढ़ाया गया? और अगर ये राजनीतिक मकसद से प्रेरित है तो क्या ये भारतीय संविधान के उस मूल विचार के खिलाफ नहीं है जो राज्य और धर्म को अलग मानता है? क्या ये महज संयोग है कि चुनाव के ठीक बाद जब सत्ता फिर से मजबूत हो चुकी है तब इस कानून को आगे लाया गया है? क्या ये भी एक पॉलिटिकल टाइम बम है जिसे जरूरत पड़ने पर फोड़ा जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे CAA के नियमों को 4 साल बाद लागू किया गया? ये भी गौर करने लायक है कि कोर्ट ने न स्टे दिया न समर्थन। क्या ये न्यायपालिका की मजबूती है या असमंजस? क्या कोर्ट को स्पष्ट रुख नहीं लेना चाहिए था, खासकर तब जब ये कानून धार्मिक अधिकारों और संपत्तियों के सवाल को छूता है? इन सारी बहसों के बीच सबसे जरूरी बात ये है कि अब मामला सिर्फ कोर्ट का नहीं बल्कि देश के सामाजिक ताने बाने का बन गया है। ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि ये तय करने की प्रक्रिया है कि भारत में कानून किसके लिए और किसके खिलाफ बनाए जा रहे हैं। जब कानूनों का निर्माण विधायिका की बजाय एक राजनीतिक संदेश देने के लिए किया जाने लगे तो हर नागरिक को सतर्क हो जाना चाहिए। अब निगाहें 5 मई पर है, जब सरकार अपना विस्तृत पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेगी और उसके 8 दिन बाद मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना रिटायर हो जाएंगे। उनके बाद न्यायिक दृष्टिकोण क्या होगा ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इन तारीखों से परे असली सवाल ये है कि क्या भारत का लोकतंत्र इन नीतिगत बदलावों के बीच अपनी आत्मा को बचा पाएगा या फिर हम धीरे धीरे उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां कानून सिर्फ सत्ता का औजार होगा और न्याय बस एक प्रक्रिया भर। यही असली चिंता है, यही असली बहस है।